अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रीड स्टडी लर्न। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे HTML5 एंड CSS3 के। लास्ट हमने डिस्कस किया था 3 डिफरेंट वेज टू ऐड CSS। हम लोग CSS किस तरह से ऐड कर सकते हैं HTML पेज के अंदर। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से जो है CSS की मदद से मेजरमेंट्स वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं और कलर्स को किस तरह से जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं CSS में। वैसे तो मैं पिछले वाले ट्यूटोरियल के अंदर कलर्स के बारे में बता भी चुका हूँ थोड़ा बहुत। इसमें हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से हम जो है मेजरमेंट्स और कलर्स के ऊपर जो है वो हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक HTML का पेज क्रिएट करूँगा और इसको मैं सेव कर दूँगा अपने लेक्चर नंबर 17 के अंदर, और ये हमारे पास आ जाएगा इधर नंबर 17 के अंदर। नाम नहीं दूंगा, सिर्फ और सिर्फ अब लेक्चर्स डालता जाऊंगा इसके अंदर। इसको मैं इंडेक्स का नाम दे देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, मेजरमेंट्स के ऊपर जो है काम कर लेते हैं कि मेजरमेंट्स के हवाले से हम लोग किस तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ कि एक डिव बना लेता हूँ और इस डिव के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं एक हेडिंग बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ वेलकम टू www.readstudylearn.com। ठीक है, ये एक हेडिंग है मेरे पास और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। अपने ब्राउज़र के अंदर जाके इसको ओपन करूँगा दोबारा से, 17 एंड ओपन विथ गूगल क्रोम। ठीक है, अब मेरे पास ये एक हेडिंग है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसको मेजरमेंट्स जो है किस तरह से की जाए इसके ऊपर, कि इसके जो है चारों कॉर्नर पे बॉर्डर आ जाए और बॉर्डर के बाद जो मेजरमेंट अप्लाई की जाएंगी वो किस तरह से की जाएंगी वो मैं आपको बताता हूँ। कि मैं सबसे पहले चलता हूँ, मैं इनलाइन इंटरनल CSS को ही इस्तेमाल करूँगा, जैसे मैं पिछले ट्यूटोरियल में बताया था इंटरनल CSS के बारे में भी। तो सबसे पहला जो मेरे पास सेलेक्टर है वो है डिव का। ठीक है, ये डिव है। अब इसको मैं टारगेट करते हुए जो है CSS को अप्लाई करूँगा डिव के ऊपर और मैं इसको कहूँगा क्या चीज़, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। ये आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि इसके अंदर बेसिकली बॉर्डर्स वगैरह क्या होते हैं, ये क्लियर होता जाएगा आपको आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, मैंने एक बॉर्डर लगा दिया अपने डिव के ऊपर और क्या हुआ, पूरे के पूरे उसके ऊपर जो है बॉर्डर लग गया। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं डिव के बजाय इसको H1 के ऊपर लगाता हूँ तो आप देखेंगे इसमें क्या फ़र्क आया है। ये देखें, डिव के अंदर क्या था, डिव तो ऑलरेडी जो है कुछ स्पेस वगैरह जो है इसके अंदर डिफाइंड होती है, जो HTML के जो मेन बेसिक कोड हैं उसके अंदर ये डिव है। इसकी जो स्टाइलिंग वगैरह है इसके ऊपर बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती हैं, इसलिए जो है उसके अंदर यहाँ पर गैप नज़र आ रहा था आपको ऊपर और नीचे की तरफ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्पेसिंग की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो इस्तेमाल करेंगे विद इन CSS के हम किस तरह से जो है इसके अंदर स्पेसिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो स्पेसिंग अप्लाई करने के लिए तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे कि हम चाहते हैं कि ये बॉर्डर थोड़ा ऊपर हो जाए और ये वाला बॉर्डर थोड़ा नीचे हो जाए, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे पैडिंग के नाम से एक प्रॉपर्टी है CSS की। अब पैडिंग के बाद जो वैल्यू अप्लाई होगी वो हम बताएंगे इसको कि वो वैल्यू क्या है। तो वैल्यू डिफ़ाइन करने के लिए क्या होगा कि जैसे कि मैं कोई चीज़ नाप रहा हूँ या स्केल कर रहा हूँ तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सेंटीमीटर, इंचेस वगैरह इस तरह से हम लोग चीज़ों को जो है वो डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। CSS के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मैं फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ 5%, तो इसके अंदर हमारे पास 3 तरीके हैं। एक 5% है या मैं कर सकता हूँ 5 EM कर सकता हूँ, और एक और तरीका है हमारे पास 5 पिक्सेस। एक और आता है जो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन जो 3 बेसिक रूल्स हैं यानी वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करने के लिए स्केलिंग के लिए जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो एक है परसेंटेज, दूसरा है EM एंड लास्ट वन है PX पिक्सेस। ठीक है, अब तीनों को हम लोग इस्तेमाल करके चेक कर लेंगे कि इनकी डिफरेंट कैटेगरीज़ क्या हैं और ये लोग काम किस तरह से करते हैं। तो जैसे कि 5% मैं अप्लाई करता हूँ और मैं कहता हूँ पैडिंग टॉप, यानी ऊपर के जो है वो पैडिंग अप्लाई करो कि ये बॉर्डर जो है ऊपर से 5% ऊपर जाए। तो मैंने इसको 5% करके सेव किया और मैं जब इसको रिफ़्रेश करूँगा तो
5% स्पेस जो है वो ऊपर से आ गई। अब इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि पैडिंग चारों तरफ से हो जाए, तो पैडिंग को मैं सिर्फ पैडिंग लिख के रिफ्रेश करूँगा तो चारों तरफ से ये 5% अप्लाई कर देगा हमारे इस बॉक्स को, जो हमारा बॉर्डर है पूरा एक तरीके का बॉक्स बना हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है EM को चेक कर लेते हैं। ठीक है, EM जो है वो ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड करता है। लास्ट में हमारे पास है पिक्सेस के ऊपर। ठीक है, तो मैं जो आपको रेकमेंड करूँगा सबसे ज़्यादा वो है पिक्सेस के ऊपर, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है वो ज़्यादातर जो है जो डिवाइसेस हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो पिक्सेल्स में डिफाइंड है। तो मोर फ्लेक्सिबल जो चीज़ है वो हमारे पास क्या है, पिक्सेल्स के ऊपर है। तो ज़्यादा मैं रेकमेंड आपको यही करूँगा कि हम पिक्सेल्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी मेजरमेंट्स को जो है वो कॉल आउट करते रहें और उसके अंदर जो है मज़ीद चीज़ें जो है वो हम करते रहें। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ जो कि ताकि आप लोग को ये चीज़ क्लियरली समझ में आ जाए कि बेसिकली ये चीज़ है क्या। पिक्सेल्स जो होते हैं उसका नाम हम लोग क्या कहते हैं, PX को हम लोग पिक्सेल्स कहते हैं, जो कि जिसका टाइप होता है एब्सोल्यूट, यानी कि फिक्स्ड टाइप होता है आपके पास। ये किसी चीज़ से रिलेट नहीं करता, यानी कि आपका जो, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि अगर ये जो आपका हिस्सा है जिसके अंदर ये बैनर डिस्प्ले हो रहा है तो ये एक फ़िक्स एब्सोल्यूट एरिया है। ठीक है, इस एब्सोल्यूट एरिया के अंदर जितने भी पिक्सेस हैं वो फिक्स्ड हैं। तो हम डेफिनेशन अगर आप इसकी देखें, अ पिक्सेस रिप्रेजेंट अ सिंगल डॉट ऑन अ मॉनिटर, द नंबर ऑफ डॉट पर इंच डिपेंड्स ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ द मॉनिटर। तो यानी कि ये कह रहा है कि जैसे कि ये जो इमेज है या कलर हैं तो ये डिफाइंड किस तरह से होते हैं, इस तरह के डॉट्स हैं, ये जो कलर्स आपको इस पूरे स्क्रीन के अंदर दिख रहे होते हैं ये बेसिकली काम कर रहे होते हैं पिक्सेल्स के अंदर। तो आपकी जो स्क्रीन के ऊपर जो भी कलर्स आपको दिख रहे हैं ये बेसिकली काम कर रहे हैं पिक्सेल्स के ऊपर। अब जितनी रेजोल्यूशन आपकी डिवाइस की बड़ी होगी उतने पिक्सेल्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो पिक्सेल्स का बेसिकली काम जो है वो ज़्यादातर आपकी डिवाइस के ऊपर होता है। ठीक है, फिर एक है हमारे पास PT जो कि कहलाता है पॉइंट्स, ये भी एब्सोल्यूट है। अ पॉइंट इज़ 1/72 ऑफ एन इंच, यानी कि 1 इंच जो होता है उसको अगर आप 1/72 करेंगे तो उतना पॉइंट जो है बनता है पर इंच के हिसाब से। ठीक है, तीसरा हमारे पास है EM जिसका हम EMS कहते हैं, जिसका नाम है EMS, रिलेटिव है। 1 EM इज़ इक्वल टू द फॉन्ट साइज़ फॉर द करंट फॉन्ट, यानी कि फॉन्ट का जो 1 पिक्सल या जो भी हमारा साइज़ होता है वो बराबर होता है किसके, 1 EM के। ठीक है, परसेंटेज जो है वो परसेंट होता है, इसका टाइप भी रिलेटिव है। अ परसेंट स्पेसिफाइज अ वैल्यू रिलेटिव टू द करंट वैल्यू, यानी कि आप एक तरीके से एक एरिया ले लेते हो टोटल। मस्त फ़र्ज़ करें आपके पास डिवाइस है 100%। ठीक है, अब आप चाह रहे हो कि मैं मेजरमेंट एक हिस्से को दे दूँ टॉप से या राइट से या लेफ़्ट से, मैं चाहता हूँ दोनों तरफ से 50-50% हो तो वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम परसेंटेज इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम अपनी पूरी डिवाइस का या अपने पूरे उस एरिया का जो 100% है उसमें से एक फ़िक्स परसेंटेज जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए हमेशा रहेगी कि आप पिक्सेल्स के ऊपर काम करते हैं, HTML एंड CSS के साथ जब आप काम कर रहे हों। ठीक है, और फिर हम लोग नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है मेजरमेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को क्लियर हो गई हो। फिर आ जाती है बाहरी कलरिंग के हवाले से। तो कलरिंग हम लोग किस तरह से करेंगे कि देखें, फ़र्ज़ करें जैसे अब मैंने H1 लिया है। अब इस H1 को मैं चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड है इसका कलर चेंज हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक सिंपल कलर होता है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ॉन्ट के लिए। ठीक है, और एक होता है बैकग्राउंड कलर जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अपने बैकग्राउंड एरिया के लिए। तो बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लिखते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, और कलर को भी डिफ़ाइन करने के लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। एक तो हम यहाँ से हेक्सा कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं या हम खुद से कलर राइट कर सकते हैं, जैसे ग्रीन, ब्लू, रेड, पर्पल। तो ये सारे कलर हम लोग इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक और कलर जो इंट्रोड्यूस्ड है HTML5 एंड CSS3 के अंदर वो है RGBA कलर। RGBA कलर्स बेसिकली काम किस तरह से करता है कि हम इसके अंदर क्या करते हैं कि
इसके अंदर ग्रेडियंट्स भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं रेड कलर फर्स्ट करने लेता हूँ और मैं ओपेसिटी उसकी, यानी कि मैं कहता हूँ कि ये डार्क ज़्यादा ना हो, हल्का लाइट सा हो बैकग्राउंड इसका। तो जैसे मैं इसके बैकग्राउंड को अगर हल्का डार्क करूँगा तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक कोड जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब मैं इस बाहर क्लिक करता हूँ तो आप कलर देख रहे होंगे, ये दिया है इसने किसमें रेड ग्रीन ब्लैक एंड कुछ इस तरह का बनता है RGBA। तो इसको RGBA कोड को भी हम लोग कलरिंग के लिए जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है हमारे पास CSS3 के अंदर, जो कि पहले नहीं था, क्योंकि पहले हम सिर्फ कलर्स और हेक्सा कोड्स के जरिए हम लोग कलर्स ले रहे होते थे, और इस तरह के जो ओपेसिटी वाले कलर्स होते थे उसके लिए हम लोग ग्रेडियंट्स वगैरह जो है बहुत इस्तेमाल करते थे, या दूसरी कई प्रॉपर्टीज़ थी जो कि हम इस्तेमाल करते थे पिछले CSS के अंदर, जो कि अब इसके अंदर ये RGBA कलर इंट्रोड्यूस्ड हैं, तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। जैसे हमने बैकग्राउंड कलर लगाया है अपने विद इन दिस बॉर्डर एरिया, तो हम जब इसको रीलोड करेंगे तो हमारे पास जो है बैकग्राउंड में एक कलर जो है आपने देखा कि डिफाइंड हो गया। फिर आपके पास हम लोग कर लेते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट कलर है वो भी चेंज हो जाए। तो टेक्स्ट कलर को चेंज करने के लिए हम लोग सिंपल वाइट लिख लेते हैं। ठीक है, टर्मिनेटर लगाते हैं वाइट लगा के, और इसको हम लोग रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो देखें हमारे पास इसका कलर भी जो है वो बआसानी जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया। दूसरी चीज़ हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास ये बॉर्डर था, बॉर्डर हमने लगाया था, जिसके अंदर बॉर्डर हमने डिफाइन किया था, बॉर्डर की थिकनेस थी 1 पिक्सल, और हमने इसको जो टाइप दी थी बॉर्डर की, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास। कि जब हम सीक्वेंस जो है बॉर्डर बनाने का यही है कि पहले आप बॉर्डर की थिकनेस देते हैं, फिर बॉर्डर का स्टाइल देते हैं, और फिर कलर डिफाइन करते हैं। तो बॉर्डर की थिकनेस हमने 1 पिक्सल रखी। अब इसके बाद हमारे पास बॉर्डर के स्टाइल्स हैं, तो इसमें से हम कोई भी बॉर्डर का स्टाइल जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉलिड का मतलब होता है सिंपल एक लाइन होती है, और फिर हमारे पास जो है कलर हम लोग ले सकते हैं कुछ भी। मैं फ़र्ज़ कर रहे हैं यहाँ रेड ले लेता हूँ, और मैं कहता हूँ भाई इसकी पिक्सल्स को थोड़ा बढ़ा दो, 5 पिक्सल कर दिया, और मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो हमारे पास, या इसको मैं येलो कर लेता हूँ ताकि ये दिखे तो सही। रिफ़्रेश किया एंड येलो कलर डिफाइंड हो गया। तो ये तरीका है कि हम किस तरह से मेजरमेंट्स के ऊपर काम कर सकते हैं और अपने कलर्स वगैरह के ऊपर काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको क्लियरली जो है समझ में आ गया होगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप्स इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें जो हैं बहुत आसानी के साथ क्लियर होती जाएँ। वीडियोज़ बड़ी हो जाती हैं थोड़ी, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको एक चीज़ जो है वो क्लियर वे में जो है वो डिलीवर होती जाए। तो ये ट्यूटोरियल मैं यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल का हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। CSS के सेलेक्टर्स को हम लोग किस तरह से काम कर सकते हैं और किस किस तरह के सेलेक्टर्स जो हैं वो होते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।